इसके लिए ये चैप्टर संकलित है, इसका कोई राइटर नहीं है। चैप्टर का नाम है सुधा मूर्ति, 8 चैप्टर, स्टैंडर्ड 10। अप्रैल 1974 की बात है, बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। नेचर का इंट्रोडक्शन है। भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं अपने, कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा, फीमेल है, एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी और उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर पड़ने लगी जिसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट थी जिसको विज्ञापन कहते हैं। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, टाटा की कंपनी है, की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। इसमें ऐसा था कि टाटा की कंपनी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर किया गया था जिसके अंदर अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत हो तो वो अप्लाई कर सके, इंटरव्यू के लिए जा सके। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, मतलब लास्ट में एक छोटी सी लाइन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, फीमेल्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा लिखा होगा। महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, हाँ यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको नौकरी नहीं करनी थी। वो लड़की जो ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ रही है अपने हॉस्टल की तरफ जाते जाते, उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, बट ये जो छोटे अक्षरों में लिखा था ना, वो पढ़कर थोड़ा वो रुक गई। नौकरी की ज़रूरत इसके लिए नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए बाद रिसर्च के डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। मतलब यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद, 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन स्नातक होने के बाद उसको फॉरेन में पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए ऑलरेडी उसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था और मिल भी चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और उसको भी फॉरेन में जाकर अच्छी बड़ी पढ़ाई करनी थी। परंतु यहाँ यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतना असमान था, बात उसे कुछ पची नहीं। उसने देखा वो जो एडवर्टाइजमेंट थी तो उससे वह सहन नहीं हुआ, तो वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। हर बार वो फर्स्ट प्राइज लेके आवे, फर्स्ट नंबर आवे। और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। मतलब इतनी बड़ी क्लास में, उसकी क्लास में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें ये अकेली लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे। योग्य थी, कैपेबल थी, परिश्रमी थी, मेहनतू थी। नहीं, उसे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। ये इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। तो उसने सोचा कि मैं ये भेदभाव नहीं सहन कर सकती, इसके खिलाफ मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी, जैसे एड्रेस वेड्रेस सब, और तेजी से अपने हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वो टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी, लेटर लिखेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, उसको नहीं पता था कि कौन ये कंपनी का मालिक है या तो ये कंपनी कौन चला रहा है, कौन सीईओ है, कौन मैनेजर है। बस खाली इतना पता था कि ये टाटा की कंपनी है और उसके जो प्रमुख है, जो प्रेसिडेंट है, उसका नाम है JRD टाटा। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। तो उसने लेटर लिखा, पोस्ट कार्ड लेकर JRD टाटा को, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। वो लेटर में उन्होंने ऐसा लिखा, वो लड़की ने ऐसा लिखा कि आपने इंडिया के अंदर बहुत कुछ काम किया। आयरन स्टील है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े मशीन, ये सब इंडस्ट्रीज़ बनाई। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और इंडिया के जो साइंस के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने अपना योगदान बहुत ज़्यादा दिया है।
सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मतलब ये जो लड़की है वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जो टाटा ने बनाई थी वही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो ये लेटर में उन्होंने सब लिखा, वो लड़की ने ये सब लिखा। 10 ही दिन में कंपनी से तार भेजा और 10 ही दिन में उसका रिप्लाई भी आ गया। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। और रिप्लाई के अंदर ऐसा था, जो टाटा की तरफ से रिप्लाई आया उनके अंदर ऐसा था कि भाई पूना शहर में साक्षात्कार का मतलब के रूबरू 1 by 1 1 to 1 मुलाकात के लिए बुलाया गया है। आवश्यक तैयारियों के साथ वो लड़की पूना पहुंची। तो पूना बुलाया गया, पूना पहुंची, साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू चालू हुआ, मीटिंग चालू हुई। काफ़ी तकनीकी सवाल पूछे गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनके वो सही सही जवाब देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तो वहाँ पे एक उपस्थित एक बुजुर्ग ने पूछा एकदम प्यार से कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि वहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती है। हमने ऐसा इसके लिए लिखा क्योंकि वहाँ पे कोई आज तक फीमेल को हम लोगों ने लिया ही नहीं। और क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे मशीन होते हैं। सिंपल चीज़ है, अगर मशीन से काम करना हो तो मशीन थोड़ा हेवी होता है। इसके लिए हम लोगों ने आज तक कोई भी फीमेल को अप्लाई करने के लिए नहीं बोला। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। और एडवाइस दी कि तुम्हारी जैसी होनहार इंटेलिजेंट लड़की को रिसर्च के अंदर काम करना चाहिए, स्कूल्स के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। और ये लड़की ने उनको क्वेश्चन किया कि भाई हम लड़कियों हैं तो उनको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। उसने एकदम दृढ़ता से, एकदम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से कहा, पर शांति से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद मीटिंग थोड़ी लंबी चली, पर लास्ट में वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, ये शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। कि ठीक है, चलो आज से हम आपको अपॉइंट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त वो प्रथम महिला थी, फर्स्ट इंजीनियर थी जो टाटा की कंपनी में फीमेल फर्स्ट इंजीनियर, जिसका नाम था सुधा कुलकर्णी, जिनको आप जानते ही होंगे। इन्फोसिस कंपनी जो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, नारायण मूर्ति के वाइफ सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही काम करने वाले श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। और जो नारायण मूर्ति है वो पहले टेल्को में ही काम करते थे, मतलब पहले से ये दोनों टेल्को में काम करते थे। 8 साल बाद टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, मतलब कि रिजाइन दे दिया, और बेंगलोर में अपने खुद की कंपनी इन्फोसिस खोली अपने पति के साथ, जिनका नाम था श्री नारायण मूर्ति। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब कि जितना हो सके उन्होंने मेहनत की। मेहनत और लगन के कारण इन्फोसिस बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फेमस का मतलब क्या होगा कि टाटा की जो कंपनी है उसका टक्कर में आ गई। जो TCS है उसके साथ टक्कर कर रही है इन्फोसिस। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस से रिटायर हो गई, चेयरपर्सन बनी, फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास में अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया, मतलब इन्फोसिस से वो रिटायर हो गए और देश सेवा में, समाज सेवा में लग गए। अलग अलग जिले में, अलग अलग गांव के अंदर वो अपनी जितनी हो सके उतनी सेवाएं करने लगे, जैसे बेल्लारी, बीजापुर, हुबली, ये सब जगह पर अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए, मतलब कि हाईटेक मशीन जो लगते हैं हॉस्पिटलों के अंदर वो इन्होंने लगवाए। कांची में कैंसर अस्पताल खुलवाया। औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलोर आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला
उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा चालू हुई, जिनके पीछे उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए, और 3000 से ज़्यादा उन्होंने लाइब्रेरी खोली, पुस्तकालय। उन्होंने गरीब बच्चों के सहायता दी, स्कॉलरशिप दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले जो होशियार बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज लेके आते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप देके आगे बढ़ाते थे। और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति, इन्होंने 13 बुक्स लिखी है, 13 बुक को उनके अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 फ्रॉम FM रेडियो द्वारा, राजलक्ष्मी पुरस्कार। ऐसे कई सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि लड़कियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 50% संख्या लड़कियों की है, और आज के टाइम पे अपने देखे तो इंजीनियरिंग के अंदर 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं लड़कियां। पहले उनके टाइम में सारे लड़के थे, सिर्फ वही एक लड़की थी, पर आज के टाइम पे सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लड़कियां मशीन पर बैठ के काम करती है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलताएं ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता है देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। और आज के टाइम पे वो बहुत खुश हो रही है कि जो मैं चाहती थी वो हो रहा है, लड़की आगे बढ़ रही है। महिलाओं की सफलता से वो कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु चलना जरूरी है, जिससे आगे बढ़कर लड़कियां कुछ भी कर सकती है।